अगर आप सबको मेरी ये न्यूज़ स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 8 to 13। शालिनी जी ने अपनी बेटी की बात मानकर बोली, तो तुमको सावधान रहना चाहिए और जब भी आप असहज महसूस करें मुझे फ़ोन करना चाहिए। मैं करूंगी, चाहत ने जवाब दिया और बाहर चली गई। जब चाहत सड़क पर थी तो उसने अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन को बहुत नापसंदगी से देखा। यह एक सस्ता पुराना फ़ोन था। सच कहूं तो चाहत को स्मार्टफ़ोन की आदत थी और उसे बटन वाला पुराना स्मार्टफ़ोन पसंद नहीं था। मैं पैसे कमाकर अपनी माँ और अपने लिए एक स्मार्टफ़ोन खरीदूंगी, चाहत ने मन ही मन सोचा। चाहत जहाँ रहती थी वहाँ से पुरानी वस्तुओं के बाजार तक कोई सीधी बस सेवा नहीं थी, इसलिए उसने शहर से ही स्थानांतरित होने का निर्णय लिया। सौभाग्य से ये भीड़भाड़ का समय नहीं था और चाहत को शहर के केंद्र तक पहुंचने में केवल 20 मिनट लगे। चाहत बस से उतर गई और पुरानी वस्तुओं के बाजार जाने वाली अगली बस में चढ़ने के लिए 300 मीटर आगे चली। शहर के आसपास कई प्रसिद्ध ब्रांडों की आभूषण दुकानें थीं। चाहत को पास की एक ज्वेलरी स्टोर की खिड़की में दिख रहे जेड ने आकर्षित किया। वह अंदर जाकर उसे देखना चाहती थी। हालांकि वह जानती थी कि शक्ति को कैसे अवशोषित किया जाए, परंतु उसने अभी तक इसका अभ्यास नहीं किया था और वह इस अनुभूति के बारे में जानने को उत्सुक थी। लेकिन जब वह दुकान में दाखिल हुई तो उसने एक तीखी महिला की आवाज़ सुनी, वाह, क्या ये चाहत नहीं है? क्या तुम एक ज्वेलरी स्टोर में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकती हो, जबकि तुम्हारे पास खुद का पेट भरने के लिए पैसे नहीं हैं? जी हाँ, जब चाहत स्कूल में थी तो वह अपनी गरीबी के लिए जानी जाती थी। हालांकि शालिनी जी उसे प्रतिदिन जेब खर्च देती थी जो उसके खाने के लिए पर्याप्त था। फिर भी वह जितना संभव हो सके उतना पैसा बचाने की आदी थी और आमतौर पर रात के खाने में भाप से पकी रोटी खाती थी। इस तरह वह 500 रुपये बचाने में सफल रही। जिस लड़की ने चाहत को गाली दी थी उसका नाम ताशा थी। वह चाहत की सहपाठी थी। कक्षा में ताशा हमेशा चाहत पर हंसती थी, उसकी मेज पर कूड़ा फेंकती थी और यहाँ तक कि उसकी पाठ्य पुस्तकें भी बर्बाद कर देती थी। ताशा चाहत से इतनी नफरत करती थी, इसकी वजह यह नहीं थी कि चाहत एक गरीब परिवार से थी, बल्कि इसलिए कि चाहत उससे ज़्यादा खूबसूरत थी। ताशा, जिसे छात्रों के बीच सबसे सुंदर लड़की कहा जाता था, चाहत से बहुत ईर्ष्या करती थी। चाहत तो एक गरीब परिवार की गरीब लड़की थी, वह ताशा से ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती थी? और ताशा के पास उसी उम्र की एक और लड़की खड़ी थी, लेकिन चाहत को पता नहीं था कि वह कौन थी। दुकान में मौजूद सभी लोग एक स्वर में चाहत की ओर देखने लगे। जो लोग पढ़े लिखे थे वे शांत रहे, जबकि जो लोग घमंडी थे उनके चेहरे पर नापसंदगी का भाव था। खासकर जब चाहत अपने फटे पुराने कपड़ों में सामने आती थी तो अमीर लोगों के लिए गरीबों के साथ एक ही स्थान पर होना अपमानजनक होता था। लेकिन चाहत ने ताशा को छोड़कर बाकी सभी की बात अनसुनी कर दी। ये तुम्हारा घर नहीं है, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? उसने तर्क दिया। अच्छा, क्या तुम यहाँ कुछ खरीद सकती हो? ताशा ने चाहत पर हंसते हुए फिर आश्चर्य से अपना चेहरा बड़ा किया। जी, क्या तुम कुछ चोरी करने की योजना बना रही हो? उस समय चाहत पर सभी की नज़रें बदल गईं, खासकर वे कर्मचारी जो सतर्क थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से ताशा की कही गई बातों पर विश्वास किया। चाहत नाराज थी। ताशा, तुम्हारे पास इसके लिए कोई सबूत नहीं है और मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर सकती हूँ। उसकी आंखें ठंडक से भरी थीं। आप? ताशा पहले तो चाहत के रूप को देखकर डर गई, फिर और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि चाहत ने भी उसका विरोध किया था। अतीत में चाहे ताशा ने चाहत पर कितना भी हंसा हो, चाहत हमेशा चुप रही थी। बहन, चलो अब चलते हैं। ताशा के साथ वाली लड़की को डर लगा। वह तुरंत वहां से निकल जाना चाहती थी। क्यों? मैं यहीं रहूंगी और देखूंगी कि वह क्या कर सकती है, ताशा ने अपनी आवाज़ ऊंची की। वह चाहत के सामने भागना नहीं चाहती थी। उसकी नज़र में चाहत महज एक गरीब छात्रा थी जिसके पास कोई शक्ति, धन या समर्थन नहीं था। फिर उसने चाहत को आक्रामकता से देखा। चाहत ने फिर तर्क दिया, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ आई हूँ, इसलिए मुझे कुछ खरीदना होगा। ताशा ने जोर देकर कहा, यदि आप कुछ खरीदने नहीं जा रहे हैं तो आपको अंदर नहीं आना चाहिए था। ताशा ने कहा, मैं पहले देखना चाहती हूँ और ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम? अचानक ताशा को पता नहीं चला कि कैसे जवाब दिया जाए। चाहत ने तब उसे अनदेखा कर दिया और सीधे चली गई। हालांकि वे अमीर लोग गरीबों को नापसंद करते थे,
लेकिन किसी ने चाहत को नहीं रोका। जैसा कि उसने कहा था, आपको सिर्फ इसलिए कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप वहां आ गए हैं। लेकिन आभूषण की दुकान के सभी कर्मचारी चाहत पर नजर रखे हुए थे, जैसे वह कोई असली चोर हो। दरअसल दुकान में बहुत सारे मॉनिटर थे और सारे गहने मोटे और भारी गिलासों में बंद थे। उनमें से एक भी चुराना आसान नहीं था। चाहत को संदेह के कारण असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह जैद के क्षेत्र में गई और उन पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ सेकंड बाद उन जैद के ऊपर हल्के सफेद कोहरे की एक परत दिखाई दी, और कोहरा बिल्कुल वैसी ही शक्ति थी जिसकी गूनिंग को जरूरत थी। हालांकि कोहरा पतला था, जिसका मतलब था कि जैद पर्याप्त अच्छा नहीं था। चाहत को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन चश्मे ने उसे उन जैद से दूर रखा। वह बीच में कुछ भी न होने पर ही शक्ति को अवशोषित कर सकती थी। इस प्रकार चाहत को हार माननी पड़ी। उसने हल्की सी आह भरी, लेकिन उसकी आह ने फिर से ध्यान आकर्षित किया। एक महिला ने कहा, गरीब लोग जैद का एक टुकड़ा भी नहीं खरीद सकते और वे बस आहें भर सकते हैं। बेचारी छोटी सी चीज। बिल्कुल, गरीब लोग अपने पूरे जीवन में कभी भी जैद का एक टुकड़ा नहीं खरीद सकते। एक अन्य महिला ने सहमति जताई। चाहत अवाक रह गई। बेचारे ने जो भी किया था गलत था, लेकिन वे इतना कैसे आश्वस्त हो सकते थे कि वह अपनी पूरी जिंदगी में इसे खरीदने में सक्षम नहीं थी। वह अभी गरीब थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह भविष्य में एक महंगी वस्तु नहीं खरीद पाएगी। चाहत ने उन दो औरतों की तरफ देखी। वे लगभग 40 साल की थीं और दिखने में भी अच्छी थीं। दोनों ने आलीशान कपड़े पहने हुए थे, हालांकि थोड़े ज्यादा। विशेष रूप से दाहिनी ओर वाली की दोनों अंगुलियों में हीरे, सोने और जैद की 3 अंगूठियां थीं, और उसकी एक कलाई में सोने का कंगन है, जबकि दूसरी कलाई में जैद कंगन है। उसके गले में एक बड़ा सा जैद रत्न के साथ प्लेटिनम का हार था, और उसकी सोने की बालियां भी इतनी बड़ी थीं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। औरत जाहिर तौर पर अपनी दौलत का दिखावा कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद चाहत अपनी हंसी रोक नहीं सकी। औरत का चेहरा गुस्से से थोड़ा बदल गया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? बेशक, जब आप इतने अमीर हैं, तो आप अभी भी एक सस्ता नकली कंगन और जैद क्यों पहन रहे हैं? चाहत ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। हाँ, उस औरत की कलाई और गर्दन के चारों ओर कंगन और जैद नकली थे। चाहत ने उस औरत के गहनों की शक्ति को अवशोषित करने का इरादा किया था, लेकिन वह असफल रही क्योंकि वे असली नहीं थे। जहां तक सोने की बात है, तो चाहत को शायद ही पता हो, लेकिन महिला की उंगलियों में पहनी गई जैद की अंगूठी असली थी। चाहत समझ गई कि उस औरत को शायद पता नहीं था कि उसके ज्यादातर गहने असली नहीं थे। उसने जानबूझकर उस औरत से पैसे वापस लेने के लिए ऐसा किया था। चाहत ने स्वीकार किया कि वह सहनशील नहीं है, और अब वह चुप नहीं रहेगी। तुमने क्या कहा? वो औरत चिढ़कर बोली। उसे तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। वे गहने उसके पति के थे, जो एक बहुत अमीर आदमी थे। वे नकली कैसे हो सकते थे? और उसके सामने एक गरीब लड़की थी, जो कुछ भी नहीं जानती थी। अरे, अपना मुंह बंद करो, तुम ईर्ष्या कर रहे हो। इसके बजाय चाहत शांत रही। मानो या न मानो, हर ज्वेलरी स्टोर में एक ज्वेलरी मूल्यांकन करता होता है। तुम खुद भी कोशिश कर सकते हो, और अब अगर तुम मुझे माफ करोगे तो मुझे कुछ और काम करना है। फिर चाहत वहां से पलटी और चली गई। उस औरत ने चाहत को जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसके बगल में खड़ी एक अन्य औरत ने उसे रोक दिया। जाने दो, वह एक गरीब लड़की है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। उस औरत ने तुरंत ही ऐसा दिखावा करने लगी जैसे वह सचमुच कोई राजसी औरत हो। उसने चाहत की ओर घृणा से कहा, मुझे तुम बेचारे लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। फिर उसने पुनः जैद पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि चाहत के शब्द उसके दिमाग में रह गए और वह उन्हें स्वयं पहचानना चाहती थी। दूसरी तरफ ताशा ज्वेलरी स्टोर के प्रवेश द्वार पर खड़ी चाहत का इंतजार कर रही थी। उसने भी अंदर जो कुछ हुआ था वह सब देखा था। चाहत को बाहर जाते देख ताशा ने आलोचना की, क्या ये दिलचस्प नहीं है? तुम खुद एक टुकड़ा भी नहीं खरीद सकती हो और तुम अमीरों से इतनी ईर्ष्या करती हो। अगर आप इसे खरीद सकते हैं तो एक टुकड़ा क्यों नहीं खरीद लेते? चाहत ने तर्क दिया। आप? ताशा को अपमानित महसूस हुआ क्योंकि चाहत ने मुद्दे पर चोट की थी। हालांकि ताशा का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, फिर भी वह अपने दम पर खर्च नहीं कर सकती थी। गहनों की कीमत दर्जनों हजार रुपए थे, जबकि उसके पास हर महीने सिर्फ कुछ हजार रुपए का खर्चा था। इसके अलावा वो हर महीने बहुत ज्यादा खर्च करती थी,
और उसके पास गहनों के लिए पैसे नहीं बचते थे। वह आज यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसका जन्मदिन आने वाला था। वह अपना जन्मदिन का गिफ्ट लेना चाहती थी और उसकी माँ उसे वह गिफ्ट खरीद कर देगी। चाहत ने ताशा को नज़रअंदाज कर दिया और चला गया। हालांकि ताशा को असफलता की भावना नापसंद थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि फिर से कैसे लड़े। आयशा, जो ताशा की चचेरी बहन थी, उसने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ताशा उस पर अपना गुस्सा न निकाल दे, जो पहले भी हो चुका था। आयशा ने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि उसके परिवार को ताशा के परिवार से जानकारी की आवश्यकता थी। चाहत आभूषण की दुकान से निकलने के बाद सीधे बहुत पुरानी वस्तुओं के बाजार में चली गई। शहर के बीचों बीच से पुरानी वस्तुओं के बाजार तक पहुंचने में उसे बस से आधा घंटा लग गया। जब वह आखिरकार पहुंची तो दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। प्राचीन वस्तुओं का बाजार, जिसे पुराना बाजार भी कहा जाता है, केवल पुरानी और प्राचीन वस्तुओं को ही प्राचीन वस्तुएं कहा जाता था। प्राचीन वस्तुओं का बाजार कई सालों से लोकप्रिय था और प्राचीन वस्तुओं की गली में बहुत से लोग आते थे। उनमें से ज्यादातर अधेड़ उम्र के पुरुष या बुजुर्ग थे। चाहत ने सड़क पर बमुश्किल ही युवा लोगों को देखा, खासकर अपनी उम्र की एक छात्रा को। हालांकि किशोर भी थे, लेकिन वे या तो अपने माता पिता के साथ थे या इधर उधर घूम रहे थे। इसलिए जब चाहत स्टैंड के पास से गुजरी तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सड़क के दोनों ओर अनगिनत दुकानें थीं, जिनमें कई तरह की वस्तुएं रखी हुई थीं। हालांकि प्रामाणिक प्राचीन वस्तुएं अभी भी दुर्लभ थीं। प्राचीन वस्तुएं और ज़ैद दोनों ही उच्च जोखिम वाले व्यवसाय थे। इस उद्योग में अलिखित नियम था, कोई नकली विरोधी नहीं। आपने भुगतान किया और बिना किसी बिक्री के बाद की सेवा के सामान को मौके पर ही प्राप्त कर लिया। यदि आप भाग्यशाली रहे और आपको प्रामाणिक सिक्का मिल गया तो आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, अन्यथा आप दिवालिया हो जाएंगे। चाहत धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि वह थोड़े समय के लिए अपनी ज़्यादाइश का इस्तेमाल करने के बाद थक गई थी। आगे बढ़ने से पहले उसे थोड़ा आराम करने की ज़रूरत थी। रास्ते में चाहत को एक भी प्रामाणिक वस्तु नहीं मिली थी। वह निराश थी। प्राचीन वस्तुओं का बाजार इतने लंबे समय से चल रहा था कि उसके लिए कोई प्रामाणिक वस्तु छोड़ना संभव नहीं था। चाहत को लगा कि प्राचीन वस्तुओं से पैसे कमाने की कोशिश करना उसकी नासमझी थी। हालांकि पत्थर पर जुआ खेलने के लिए कई विकल्प थे, लेकिन अधिकांश पत्थर बर्मा और प्रांत वाई से आते थे तथा अन्य शहरों में कम गुणवत्ता वाले पत्थर उपलब्ध थे। वैसे भी एक आदर्श पत्थर ढूंढना आसान नहीं था। शहर बर्मा से बहुत दूर था और चाहत को वहां जाने के लिए बहुत अधिक खर्च करना पड़ा। हालांकि फ्लाइट टिकट वास्तव में बहुत महंगा नहीं था, लेकिन चाहत और उसकी मां के लिए यह बहुत महंगा था। और आखिरी चीज जो चाहत नहीं चाहती थी, वह थी उसकी असाधारण क्षमता का खुलासा होना। वह नहीं चाहती थी कि उसकी मां को भी पता चले। इसलिए भले ही चाहत बर्मा जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसके पास कोई अच्छा कारण नहीं था। चाहत को इस सिटी से बहुत उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ खोजने की कोशिश की। जब तक वह असली रत्न था, वह उसे ले लेगी। अंत में जब चाहत जाने के लिए तैयार हुई तो एक अदृश्य स्टैंड पर रखी वस्तु ने उसका ध्यान आकर्षित किया। यह एक कंगन था जिसमें 12 चीनी मिट्टी के ब्लॉक थे। प्रत्येक ब्लॉक एक पैर के अंगूठे जितना बड़ा था। इसके चारों ओर बहुत सारे दाग और गंदगी थी। ये दिखने में अच्छा नहीं था, लेकिन गूनिंग ने इसमें से हल्के सफ़ेद कोहरे की एक परत देखी। चाहत को पता था कि यह कोहरा किसी भी सामान्य वस्तु में नहीं होता है। यह उसकी ज़ैद आइज़ की विशेषता थी जो उसे असली रत्नों को पहचानने में मदद करती थी। चाहत की दिलचस्पी उस कंगन में बढ़ गई और उसने उसे खरीदने का फैसला किया। अगर इसमें शक्ति है तो ये प्रामाणिक होना चाहिए। चाहत खुश थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी। चाहत स्टैंड की ओर चली गई। स्टैंड मालिक ने उसे अनदेखा कर दिया, क्योंकि वह साधारण कपड़े पहने एक किशोरी लड़की थी और गरीब लग रही थी। चाहत को इसकी परवाह नहीं थी। उसने सीधे कंगन की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये कितने का है कृपया? स्टैंड के मालिक ने कंगन पर एक नज़र डाली, फिर तिरस्कार से भौहें सिकोड़ लीं। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में ये कंगन नकली था। वह इसे फेंक देना चाहता था, लेकिन चूंकि इसका कोई खरीदार था, इसलिए उसने अपना मुंह खोला। 50 रुपये। 50 रुपये तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन चाहत के लिए यह फिर भी बहुत ज़्यादा था। हालांकि चाहत पैसे जीतने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। वह शुरू में ही अपनी असली इच्छा जाहिर नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने मोल तोल करते हुए कहा, क्या आप इसे कम कीमत पर बेच सकते हैं?
मैं बस एक छात्रा हूँ और मेरे पास कम पैसे हैं। तो 40 रुपये, बस इतना ही। स्टैंड मालिक ने सहमति जताई। उसे अब भी लगता था कि ब्रेसलेट बेकार का कबाड़ है। चाहत ने एक पल के लिए झिझकने का नाटक किया, फिर कहा, बहुत बढ़िया, मैं इसे ले लूंगी। उसने स्टैंड मालिक को पैसे दिए। स्टैंड मालिक ने पैसे ले लिए और कंगन चाहत को दे दिया। इसके बाद चाहत कंगन लेकर सीधे मूल्यांकन केंद्र चली गई। वह बिल काउंटर में कंगन की पहचान के लिए नहीं, बल्कि पैसे के लिए गई थी। पैसे की बदौलत ही वह अन्य काम कर पाती थी। पुरानी वस्तुओं के बाजार में हर महीने एक बड़ा मेला लगता था जिसमें बहुत से लोग आते थे। आम दिनों में बहुत से लोग आते थे और सौदे करते थे, लेकिन कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं होती थीं, क्योंकि डीलर पर्याप्त नहीं होते थे। जब चाहत बिल काउंटर पर पहुंची तो वहां पहले से ही कोई व्यक्ति पुरानी वस्तुओं की पहचान करने के लिए मौजूद था। आसपास खड़े लोग खड़े थे। कुछ लोग यहाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए आए थे, जबकि कुछ लोग नतीजों के लिए आए थे। अगर कोई असली वस्तु होती तो वे बोली लगाते। वे सभी बिल काउंटर पर बैठा आदमी अनुभवी थे और बिल काउंटर के अपने नियम थे। अगर यह नकली है तो वे इसके लिए शुल्क नहीं लेंगे। अगर यह असली है तो आपको सेवा के लिए भुगतान करना होगा। अगर प्राचीन वस्तु मौके पर बेची जाती है तो सेवा की कीमत अधिक होगी। नियम काफी स्वीकार्य थे। चाहत बिल की मेज पर चली गई। पहचान के बीच में एक जांच करने वाला लड़का खड़ा था। यह एक नाजुक स्नफ बोतल थी और एक प्रामाणिक बोतल की तरह दिख रही थी। चाहत ने अपनी ज़ैद आंखों का इस्तेमाल किया। उसे इसके आसपास कोई कोहरा नहीं दिखा। यह नकली थी। वो जांच करने वाले लड़के ने कहा, यह नकली है। जांच करने पर उस परिणाम प्राप्त करने में केवल 10 मिनट लगे। भीड़ में से एक आदमी की आवाज़ चौंक कर सुनाई दी, क्या यह नकली है? उस आदमी के चेहरे पर हैरानी थी। यह असंभव है। यह नकली कैसे हो सकता है? जांचकर्ता के सवाल पूछे जाने पर खुशी नहीं हुई। उस आदमी ने तुरंत समझाया, नहीं नहीं, लेकिन यह मेरे दादाजी से मेरे पिता और मेरे लिए विरासत है। मैं इसे नकली नहीं मान सकता। केंद्र में मौजूद बाकी लोगों ने अपनी सहानुभूति दिखाई। एक आदमी ने कहा, भाई, भले ही यह विरासत की चीज हो, यह नकली भी हो सकती है। सत्य, शायद तुम्हारे दादाजी ने कोई गलती की होगी। ये बिल्कुल सामान्य बात है। अन्य लोगों ने भी यही बात दोहराई। उस आदमी के चेहरे पर नाखुशी थी। वह अपनी विरासत की वस्तु लेकर तेजी से चला गया। उसे लगा कि यह कोई असली पुरानी वस्तु होगी और वह इसे बेचना चाहता था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि यह नकली थी। फिर वहां और भी नकली वस्तुएं थीं, लेकिन किसी को निराशा नहीं हुई, क्योंकि मालिकों ने अपनी पुरानी वस्तुओं के लिए ज़्यादा कीमत नहीं चुकाई थी। हाय, क्या तुम मुझे ये ब्रेसलेट दिखा सकती हो? अब चाहत की बारी थी। उसने वह ब्रेसलेट मुझे थमा दिया जो उसने अभी अभी खरीदा था। चाहत की उपस्थिति ने भीड़ में चर्चा को जन्म दे दिया। अरे, उसे यह गंदी चीज़ कहाँ से मिली? ये तो बहुत बदसूरत है। ये छोटी लड़की पैसों के लिए पागल होगी। ये स्पष्ट रूप से नकली है। अन्य लोगों ने भी यही बात दोहराई। चाहत ने उन सभी को नज़रअंदाज कर दिया। चलो देखते हैं, उसने मन ही मन सोचा। यद्यपि जांचकर्ता को भी विश्वास नहीं था कि यह असली है, फिर भी उसने अपना काम किया। जब उसने धूल से सना कंगन उठाया तो उसे पहली नज़र में ही उससे नफरत हो गई। लेकिन जब वह नैपकिन से दाग साफ कर रहा था तो कंगन का असली रंग सामने आ गया। यह अनियमित क्रम में सफ़ेद और नीले रंग का था और यह चीनी मिट्टी से बना था। जांचकर्ता ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। उसे लगा कि यह सिर्फ एक आधुनिक कलाकृति है। पुराने ज़माने में कोई भी कंगन बनाने के लिए चीनी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन चूंकि उन्होंने काम शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने अपना काम पूरा करने का निर्णय लिया। फिर वह कंगन साफ करता रहा। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि कुछ असामान्य है। अन्य लोगों ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? क्या ये असली है? जांचकर्ता चुप रहा और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही देर में कंगन साफ और चमकदार हो गया। अब सभी को पता चला कि कंगन चीनी मिट्टी से बना था। सभी को यकीन हो गया कि यह नकली होगा, क्योंकि पुराने समय में किसी ने कभी नहीं सुना था कि चीनी मिट्टी का कंगन बनाया जा सकता है। यह कोई आधुनिक कलाकृति होगी। जबकि जांचकर्ता ने कुछ और ही सोचा था। अब वह आश्चर्यचकित और अति उत्साहित था। ये चीनी मिट्टी के बर्तन मिंग और किंग राजवंश के नीले और सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। उसने अचानक कहा, क्या वास्तव में? हर कोई हैरान था। अचानक सभी ने चाहत को ईर्ष्या से देखा। इसके बजाय चाहत हमेशा की तरह शांत थी, जिससे लोगों को आश्चर्य हुआ कि उसे यह पहले से ही पता था। दरअसल
चाहत को केवल इतना पता था कि यह असली है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता था कि यह क्या है। यह मिंग और किंग राजवंश से नीला और सफ़ेद चीनी मिट्टी का बर्तन है। मुझे लगता है कि मूल बर्तन टूट गया है और किसी ने इसे कंगन में बदल दिया है, या कोई भी जानबूझकर कीमती नीले और सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन को तोड़कर कंगन नहीं बनाएगा। किसी ने पूछा, अरे जवान लड़की, तुम्हें ये कंगन कहाँ से मिला? मैंने इसे सामान्य स्टैंड से खरीदा है, चाहत ने सच बताया। क्या तुमने इसे गलती से उठा लिया? कितनी भाग्यशाली लड़की हो। सभी सहमत हो गए। युवा लड़की, क्या तुम इसे बेचना चाहती हो? मैं तुम्हें 30,000 दूंगा। सूट पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी ने बिना किसी देरी के बोली लगा दी। 30,000? मजाक कर रही हो? मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। जवान लड़की। 60,000? दूसरे आदमी ने बोली लगाई। 70,000? 80,000? ... 1,20,000। हर कोई फिर से हैरान था। मिंग और किंग राजवंश के नीले और सफ़ेद चीनी मिट्टी के कंगन के लिए 1,20,000 बहुत ज्यादा थी। चाहत भी चौंक गई। यह उसका पहला मौका था जब उसने कोई पुरानी वस्तु बेची थी। वह जानती थी कि पुरानी वस्तुएं महंगी होती हैं, लेकिन फिर भी कीमत उसके लिए बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। उसने सोचा कि 40,000 काफ़ी होंगे, क्योंकि इस कंगन की ताकत बहुत ज़्यादा नहीं थी। इसकी कीमत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि इसका इतिहास बहुत छोटा था। चाहत के लिए उसके पिछले जीवन में 1,20,000 का कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब के लिए यह एक बड़ी रकम थी। अंत में चाहत ने कंगन को 120,000 रुपये में बेच दिया। हालांकि सभी को इसकी ऊंची कीमत पर आश्चर्य हुआ, लेकिन केवल विशेषज्ञ ही जानते थे कि इस कंगन की कीमत बाजार में इससे कहीं अधिक है। मिंग और किंग राजवंश के नीले और सफ़ेद चीनी मिट्टी से बना कंगन, चाहे वह टूटा हुआ ही क्यों न हो, महंगा होता था। आजकल मिंग और किंग राजवंश की एक नीली और सफ़ेद चीनी मिट्टी की प्लेट की कीमत लाखों रुपये थी। इस कंगन की कीमत बाजार में 200,000 से कम नहीं होगी। हालांकि चाहत अनुभवी नहीं थी और उसे पता नहीं था कि इस कंगन की कीमत कितनी है, लेकिन उसे इसका अफसोस नहीं होगा। उसे अभी पैसों की जरूरत थी और उसके पास अधिक उदार खरीदार की प्रतीक्षा करने का समय नहीं था। इसके अलावा वह ये नहीं जानती थी कि इस कंगन को बाजार में कैसे बेचा जाए। पुरानी वस्तुओं के बाजार में एक बैंक था। पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था। चाहत के पास बैंक कार्ड नहीं था, लेकिन उसका आईडी कार्ड था, इसलिए उसके पास साइट पर एक बैंक कार्ड था। जब उसे पैसे मिल गए तो उसने कंगन खरीदार को दे दिया और सेवा शुल्क बाद में जांचकर्ता को हस्तांतरित कर दिया गया। सेवा शुल्क सैकड़ों से लेकर हजारों तक होता था। यह विक्रेता पर निर्भर करता था। चाहत ने जो कमाया था वह पुरानी वस्तु उद्योग में ज़्यादा नहीं था, इसलिए उसे केवल 2,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा। लेकिन चाहत उदार थी, जिसने सीधे जांचकर्ता को 10,000 का भुगतान किया। जब वह बैंक से बाहर निकली तो चाहत को लगा कि उसे निशाना बनाया गया है। पुरानी गली एक सुरक्षित जगह नहीं थी, क्योंकि वहां हर तरह के लोग थे। ये बिल्कुल सामान्य बात थी कि जैसे ही उसने बड़ी रकम कमाई, वह किसी के निशाने पर आ गई। चाहत शांत हो गई। वह बिना किसी देरी के पुरानी गली से चली गई। जैसे ही चाहत सड़क से बाहर निकली, कई लोग जो उसका पीछा कर रहे थे उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। लगभग 20 साल के 4 गुंडों ने चाहत को घेर लिया। बाकी सभी लोग डर के मारे भाग गए और कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। हमें अपना सारा पैसा दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उन गुंडों के मुखिया, जिसके बाल पीले हैं, ने चाहत को धमकी दी। ओह, कैसे? चाहत ने आंखें सिकोड़ ली, जैसे उसे इसकी कोई परवाह ही न हो। और दर्शक चाहत के इतने शांत स्वभाव को देखकर आश्चर्यचकित थे। क्या वह डरी हुई नहीं थी? क्या वह दिखावा कर रही थी, या फिर उसे लगा कि कोई उसकी मदद करेगा? वे गुंडे इस क्षेत्र में कुख्यात थे और कोई भी उनमें शामिल होने की हिम्मत नहीं करता था। कभी भी यह उम्मीद मत करना कि कोई तुम्हारी मदद करेगा। मैं तुम्हें बता दूं, कोई हिम्मत नहीं करता। बस मुझे अपना पैसा दे दो। पीले बालों वाले आदमी ने एक बार फिर धमकी दी। चाहत जानती थी कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि सभी भाग गए थे। हालांकि उसे भरोसा था कि वह उन बुरे लोगों को आसानी से हरा सकती है। अगर तुम चाहो तो इसे खुद ही ले लो, चाहत ने उसे चुनौती दी। तुम? वे गुंडे तुरंत चिढ़ गए। बहुत बढ़िया, इसे मारो, पीले बालों वाले आदमी ने आदेश दिया। तभी 2 गुंडे चाहत की ओर दौड़े और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन इससे पहले कि वे उसके पास पहुंच पाते, चाहत ने एक आदमी के पेट में लात मार दी। वह आदमी दर्द से तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। फिर
चाहत ने दूसरे की ओर मुड़कर उसे सीधे मुक्का मारा। बाद वाले को तुरंत दर्द सहना पड़ा। बाकी दो गुंडे अब सदमे में थे। यह उनकी कल्पना से परे था कि एक किशोरी लड़की इतनी हिंसक हो सकती है। अचानक पास से निकला एक लड़का पीले बालों वाले उस आदमी पर झपटा। वह आदमी तुरंत गिर पड़ा। जो अकेला वहां खड़ा था वह तुरंत बच गया। दुर्भाग्य से वह इतनी तेजी से भागा कि उसे दिशा का पता नहीं चला और वह एक खंभे से टकराया, फिर उछलकर वापस जमीन पर आ गिरा। चाहत इस मजेदार दृश्य को देखकर जोर से हंस पड़ी। ठीक इसी समय पीले बालों वाला वह लड़का जिसने गुंडे पर हमला किया था, चाहत के पास भागा। उसने उत्साह में कहा, चाहत, ये वास्तव में तुम हो। मुझे लगा कि मैं गलत था। वाह, तुम इतनी अच्छी हो और आसानी से दो आदमियों को हरा दिया। चाहत इस लड़के को जानती थी। वह हाई स्कूल में सबसे अच्छी क्लास का सीनियर था। उसका नाम करण के था। करण के की लंबाई करीब 5 फीट 11 इंचेस थी। वह एक सुंदर और अच्छा दिखने वाला लड़का था। चाहत और करण के अलग अलग क्लास से थे। वह जानती थी कि करण के अखंड का सहपाठी है और वे अच्छे दोस्त हैं। करण को उसके और अखंड के रिश्ते के पीछे की सच्चाई भी पता थी। लेकिन करण के अपने दोस्तों से अलग था। वह एक अच्छा और ईमानदार लड़का था और उसने उसे चुपके से ये भी बताया कि अखंड उसका मिस्टर राइट नहीं है। लेकिन उस समय चाहत अखंड से इतना प्यार करती थी कि वह किसी और की बात नहीं सुनती थी। ये सोचकर चाहत की करण के प्रति वास्तव में अच्छी राय थी। बहुत बहुत धन्यवाद करण के। चाहत ने करण के को देखकर मुस्कुराए और उसे सच्चे दिल से धन्यवाद दिया। हालांकि वह अपने दम पर सब कुछ संभालने में सक्षम थी, लेकिन करण के ने वास्तव में उसकी मदद की थी। उसे इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चाहत एक खूबसूरत लड़की थी। वह साधारण इसलिए लगती थी क्योंकि वह दिखने में कम समय लगाती थी। चाहत की मुस्कुराहट ने करण के को शर्म से लाल कर दिया था। आपका स्वागत है, और मुझे लगता है कि भले ही मैंने आपकी मदद नहीं की, लेकिन वे आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। करण के चाहत के सामने थोड़ा शर्मीला था। खैर, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चाहत ने कहा। अचानक करण के को एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई। उसने चाहत को आश्चर्य से देखा। ओह, मैंने सुना है कि अखंड ने शुक्रवार को तुमसे रिश्ता तोड़ दिया है और फिर तुम एक कार दुर्घटना में फंस गई हो। तुम अभी कैसी हो? करण के चाहत की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वह वास्तव में उसकी परवाह करता था, लेकिन वह वहां व्यक्तिगत रूप से नहीं गए थे, इसलिए उन्होंने इसके बारे में केवल सुना था। उनका मानना था कि यह अखंड की गलती थी, लेकिन उन्हें अपने दोस्त के निजी संबंधों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं था। चाहत का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन करण के की वजह से नहीं। वह जानती थी कि करण के को उसकी परवाह है। इस प्रकार चाहत ने मजाक में उससे पूछा, क्या मैं ऐसी दिख रही हूं कि मेरी हालत खराब है? करण के को आश्चर्य हुआ। चाहत बिल्कुल ठीक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, वरना वह दो वयस्कों को गिरा नहीं पाती। ये बहुत बढ़िया है, और अब तुम्हें पता चल गया है कि वह किस तरह का व्यक्ति है। तो करण के ने चाहत से कहा कि वह अजय के बारे में कोई भ्रम न रखे, लेकिन उसने सोचा कि यह उसका काम नहीं है। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैंने पहले ही अजय को छोड़ दिया है। चाहत को अच्छी तरह पता था कि करण के दिमाग में क्या चल रहा था। उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। करण के ने राहत महसूस की। करण के को चाहत से प्यार नहीं था, उसे बस एक मासूम लड़की को परेशान होते देखना अच्छा नहीं लगता था। अब देर हो चुकी है, मुझे घर जाना है, चाहत ने कहा। जरूर, अलविदा, करण के ने जवाब दिया। चूंकि चाहत ने आज बहुत पैसा कमाया था, इसलिए उसने घर जाने के लिए टैक्सी ली। चाहत पहले तो एक स्मार्टफोन खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि शालिनी जी चिंतित हो, इसलिए वह सीधे घर चली गई। दरअसल शालिनी जी ने उसे एक बार फोन किया था जब वह आधे रास्ते पर थी, जबकि चाहत को घर पहुंचने में 20 मिनट लग गए थे। टैक्सी की लाइन बस से छोटी और तेज थी, इसलिए चाहत को घर पहुंचने में केवल 40 मिनट लगे, बस से आधा समय कम। जब चाहत अपने घर पहुंची तो शाम के लगभग 6 बज चुके थे। शालिनी जी ने पहले ही रात का खाना तैयार कर लिया था। लता का परिवार भी आज यहाँ था। वे चाहत से मिलने आए थे क्योंकि वह अभी अभी हॉस्पिटल से निकली थी। चाहत के मासा का नाम रमन था और उनके चचेरे भाई का नाम रवि था। चाहत का घर, जैसे ही चाहत अंदर आई, राकेश जी और लता ने उसका स्वागत किया। मासा, मासी और रवि, आप सभी से मिलकर खुशी हुई, चाहत ने उनका अभिवादन किया। बहन,
आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई। रवि ने चाहत का अभिवादन किया। वह एक शर्मीली लड़की थी। रवि अब 15 साल की हो गई थी। वह मिडिल स्कूल में तीसरी कक्षा की छात्रा थी और कम बोलने वाली एक शांत लड़की थी। सौभाग्य से वह पुरानी चाहत की तरह आत्महीन नहीं थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी और उसके बहुत सारे दोस्त थे। दीवान परिवार की युवा पीढ़ी में से रवि को केवल चाहत ही पसंद थी। बाकी सबका साथ उसने ही दिया था। रमन लता से 2 साल बड़ा था, 45 साल का, लेकिन अपनी असली उम्र से ज्यादा बड़ा दिखता था। वह एक निर्माण स्थल पर ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम करता था। यह एक मजदूरी का काम था। रमन हर महीने हजारों रुपए कमाता था। लता के वेतन से वे चाहत और उसकी मां से बेहतर जीवन जी रहे थे। हालांकि लता का परिवार अभी भी तंग बजट में जी रहा थे। वे घर खरीदने में सक्षम नहीं थे, लेकिन किराए के मकान में रहते थे। हालांकि ये शहर बहुत बड़ा शहर था, फिर भी वहां मकान की कीमत कम नहीं थी, विशेषकर शहर के मध्य भाग में। यहाँ तक कि उपनगर में भी पूरे परिवार के रहने के लिए घर खरीदने में कम से कम सैकड़ों हजार रुपये खर्च होते हैं। रमन के माता पिता का निधन काफी समय पहले हो चुका था, इसलिए उसे अपने माता पिता की सहायता करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन किराए और ट्यूशन पर होने वाले खर्च के कारण उसके लिए पर्याप्त धन बचाना अभी भी बहुत कठिन था। इसलिए यह उनके लिए बहुत महंगी कीमत थी। जब तक उनके पास खाने को भोजन, पहनने को कपड़े और उनका बच्चा स्कूल जा सकता था, वे खुश रहते थे। हालांकि लता का परिवार तंग बजट पर रहता था, फिर भी वे जब भी संभव होता चाहत और शालिनी जी की मदद करते थे। जब चाहत हॉस्पिटल में थी, तो दीवान परिवार के बाकी लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। यहाँ तक कि जब शालिनी जी ने उनसे पैसे उधार मांगे थे, तो भी उन्होंने मना कर दिया था। केवल लता और रमन ही चाहत से मिलने आए थे। इसके अलावा उन्होंने शालिनी जी को सर्जरी में मदद करने के लिए अपनी सारी बचत दे दी थी। सौभाग्य से चाहत अंत में ठीक हो गई थी। चाहत शालिनी जी को यह नहीं बताना चाहती थी कि उसने बहुत पैसा कमाया है। वह तब तक इंतजार करना चाहती थी जब तक वह घर खरीदने लायक नहीं हो जाती, और वह निश्चित रूप से लता के परिवार को कभी नहीं भूलेगी। जब वह भविष्य में अमीर बन जाएगी तो वह उन्हें एक अच्छा जीवन जीने में भी मदद करेगी। ये सोचते हुए चाहत ने अचानक अपना मुंह खोला, माँ, मासी और मासा, मैं वादा करती हूँ कि जब मैं भविष्य में सफल हो जाऊंगी तो मैं आपको एक अच्छी जिंदगी जीने दूंगी। चाहत से हर कोई हैरान था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सच होगा या नहीं, उन्हें खुशी थी कि चाहत को उनकी परवाह थी। और चाहत अभी बड़ी हुई थी, उसका भविष्य अभी भी अप्रत्याशित था। बहुत बढ़िया, हम उस दिन का इंतजार करेंगे। चाहत, हमें विश्वास है कि तुम सफल हो सकती हो। बिल्कुल, हम सब आप पर विश्वास करते हैं। लता और रमन भावुक हो गए और उन्होंने चाहत को भी प्रोत्साहित किया। शालिनी जी को तब पता चला कि चाहत बदल गई है। वह पहले से ज्यादा मिलनसार हो गई है। क्योंकि वे एक दूसरे को परिवार की तरह प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उस दिन अच्छा समय बिताया। सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर चाहत ने पढ़ने के लिए अपनी नोटबुक निकाली। हालांकि चाहत अपने पिछले अवतार में एक अच्छी छात्रा थी, लेकिन इतनी उत्कृष्ट नहीं थी। इस अवतार में चाहत के लिए कॉलेज में प्रवेश पाना कठिन था, इसलिए चाहत को पढ़ाई पर अधिक समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। उसने अपनी नोटबुक खोली और एक ही बार में 10 पंक्तियां पढ़ लीं। सारी बातें उसके दिमाग में गहराई से बैठ गई थीं। ज़ेड वास्तव में असाधारण थी। दूसरा दिन सोमवार था। शालिनी जी ने पहले ही चाहत की हेड टीचर को फोन करके कुछ दिनों की छुट्टी मांगी थी, क्योंकि उसकी दुर्घटना हो गई थी। हालांकि चाहत अब ठीक थी, लेकिन शालिनी जी अब भी चाहती थी कि वह घर पर ही रहे। लेकिन चाहत का मानना कुछ और था, वह स्कूल जाना चाहती थी। अंत में शालिनी जी सहमत हो गई। चाहत की मुलाकात कल ताशा से हुई थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके हेड टीचर को पता चले कि वह ठीक हो गई है, लेकिन वह कक्षाओं में जाने के लिए तैयार नहीं थी। चाहत को मुश्किलों की परवाह नहीं थी, वह बस किसी और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। पहली क्लास सुबह 6:50 बजे थी। चाहत को बस से अपने स्कूल पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगे। आमतौर पर चाहत सुबह 6 बजे उठ जाती थी। शालिनी जी 8:30 बजे काम पर चली गई, क्योंकि फैक्ट्री ज्यादा दूर नहीं थी। शालिनी जी को काम पर जाने में आधा घंटा लग गया, इसलिए वह सुबह 7:40 बजे घर से निकल गई। इसलिए शालिनी जी को ज्यादा नींद दिलाने के लिए चाहत कभी भी घर पर नाश्ता नहीं करती थी, बल्कि तीनों समय का खाना स्कूल में ही खाती थी। वह तभी घर वापस जाती थी जब आखिरी क्लास खत्म हो जाती थी। चाहत को प्रति सप्ताह 100 रुपये मिलते थे।
ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन चाहत के लिए ये बहुत था। जब चाहत अपने घर से निकली तो शालिनी जी ने उसे 100 रुपये दिए। हालांकि चाहत के पास अब बहुत सारा पैसा था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि किसी को ये बात पता चले। उसने हमेशा की तरह शालिनी जी से पैसे ले लिए। चाहत ने बस नहीं ली, बल्कि अपने स्कूल की ओर दौड़ी। चाहत की सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे व्यायाम की जरूरत थी। चाहत ने तय किया कि अब से वह बरसात के दिनों को छोड़कर दौड़कर स्कूल जाएगी। चाहत जब अपने स्कूल पहुंची तो वह आधे घंटे तक दौड़ चुकी थी। चाहत वाकई कमजोर थी। आधे घंटे तक दौड़ने से वह थक गई थी। चाहत मजबूत बनना चाहती थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसे अपना लक्ष्य हासिल करने में समय लगेगा। इसलिए वह खुद पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहती थी। वह इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा करना चाहती थी। चाहत अपने घर से पहले ही निकल चुकी थी, इसलिए पहली क्लास में अभी 20 मिनट बाकी थे। उसने पहले नाश्ता करने का फैसला किया। वह अपना नाश्ता खरीदने गई और वापस आते समय उसने नाश्ता खत्म कर लिया। जैसे ही चाहत शिक्षण भवन में दाखिल हुई, एक आदमी की आवाज ने अनिश्चितता के साथ उसे पुकारा। चाहत ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि वह जानती थी कि यह जानी पहचानी आवाज किसकी है। यह अखंड था। उसने देखा, ये वास्तव में अखंड था। अखंड करीब 5 फुट 11 इंच लंबा था और सफ़ेद टी शर्ट और जीन्स पहने हुए था। वह एक बहुत ही सुंदर और एथलेटिक लड़का था और लड़कियों के बीच लोकप्रिय था। लेकिन उसने चाहत के साथ जो किया वह बहुत बेशर्मी भरा था। क्या चाहत भावहीन रही, जैसे वह लड़का उसके लिए महज एक अजनबी था। दरअसल यह सच था। हालांकि उसके पास चाहत की सारी यादें थीं, लेकिन आखिरकार वह कयामत थी। शालिनी जी और लता के परिवार को छोड़कर बाकी सभी चाहत के लिए अजनबी थे। यहाँ तक कि दीवान परिवार के रिश्तेदारों की भी वह परवाह नहीं करती थी। अखंड की वजह से चाहत की मृत्यु हो गई थी, लेकिन चाहत का अब पुनर्जन्म हो गया था। उसका परिवर्तन लेने का कोई इरादा नहीं था। अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं है तो वह उन्हें जाने देंगे, लेकिन अगर उन्हें परेशानी है तो चाहत जवाब देंगे। चाहत को देखकर अखंड को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या वह किसी कार दुर्घटना में फंसी नहीं थी? वह अब इतनी अच्छी क्यों लग रही थी? आश्चर्य की बात यह है, अखंड को यह एहसास नहीं हुआ कि चाहत का प्रतिरूप बदल गया है। उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? हालांकि अखंड चाहत को पसंद नहीं था, फिर भी वह अपनी दुर्घटना के लिए दोषी महसूस करता था। और फिर चाहत ने पूछा, क्या? अखंड को समझ नहीं आया, तुम्हारा का मतलब क्या है? चाहत ने ठहाका लगाया, हंस दिया। अखंड ने ऐसे देखा कि वह कुछ इशारा कर रहा था। अखंड, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम नहीं देख सकते? मैं ठीक सामने हूँ। मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम। अखंड को तुरंत गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे अपमानित किया गया था। हालांकि वह चाहत के बदलावों से अधिक आश्चर्यचकित थी। वह अब बहुत बहादुर और सीधी सादी हो गई थी, जो पुरानी आत्महीन शांति चाहत से बिल्कुल अलग थी। ये कार दुर्घटना का कारण क्या था? वह बहुत बदल गया था। हाँ, आत्मा बदल दी गई थी और व्यक्तित्व भी बदल दिया गया था। क्या? चाहत ने शांति से कहा, जैसे उस पर चिल्लाया ही न हो। वाह! एक लंबी महिला की आवाज दी गई। वे बेशर्म लोगों के दुख पर अपनी खुशियां तोड़ते हैं, और उन्हें इस पर गर्व भी है। गर्ल स्कूल यूनिफॉर्म में थी, उनके लंबे सीधे बाल थे। उसका बड़ा गोल दांत, मोटा मोटा, बहुत सुंदर चेहरे की ताकत थी और वह प्यारी लग रही थी। लेकिन उसका व्यवहार उसके रूप से बिल्कुल अलग था। वह बहुत ही घिनौने तरीके से आगे है। ये पहली कक्षा से 10 मिनट की दूरी पर था। अंदर बहुत से छात्र टहल रहे थे। लड़की की बातें ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अखंड, जो अपने अच्छे लुक्स, उत्कृष्ट प्रदर्शन और समृद्ध परिवार के कारण अपने हाई स्कूल में काफी फेमस था, लेकिन ये सभी लोगों की नज़र में था। बस उसके सबसे करीबी दोस्त को ही पता है कि उसे लोग क्या पसंद करते हैं। अगर वह वास्तव में लड़का अच्छा होता है तो वह किसी अन्य मासूम लड़की को काव्या का पीछा नहीं करता। हालांकि सभी दर्शक अखंड के पक्ष में थे। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं था कि अखंड और चाहत के बीच जो कुछ हुआ था वह समानता थी। उन्हें लगा कि ये दिलचस्प था। केवल म्यूजियम के ने ही चाहत को चेतावनी दी थी, और उनके अलावा किसी को भी सच्चाई नहीं पता थी कि क्या हुआ था। अखंड ने चाहत को लेखों का सारांश नहीं दिया था, क्योंकि यह एक खेल के अंत तक शुरू हुआ था। अगर किसी को पता चले कि अखंड की चाहत जैसी प्रेमिका है, जो गरीब है, आत्महीन है और पढ़ाई में खराब है, तो उसे समझाएं। रीमा, तुम। अखंड चिंताग्रस्त थे, जबकि भीड़ भीड़ थी। वह जवाब में बहस करना चाहती थी,
लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे किया जाए। उसे अपने दिल में पता था कि उसने कुछ बुरा किया है। दूसरी ओर चाहत ने जब रीमा का नाम सुना तो वह थोड़ी उदास हो गई। उन्होंने नोट किया था कि यह गर्ल्स स्कूल में मशहूर है, लेकिन वह लड़की किसी अच्छे काम के लिए मशहूर नहीं थी। वह हमेशा क्लास में देर से आती थी, लड़ाई झगड़े करती थी और ऐसी ही दूसरी बातें करती थी। उसे अनगिनत चेतावनियां मिलवा ली, सामान्यतः तो, और उसे छोड़ दिया गया, लेकिन वह पढ़ाई में शीर्ष पर हमेशा 40 में रहती थी। इसके अलावा वह एक शक्तिशाली परिवार से थी, इसलिए उसे ले जाने का बिल्कुल भी डर नहीं था। जी, इतनी आसानी से गुस्सा मत हो, मैंने प्रियजन का नाम तो नहीं बुलाया, रीमा ने अखंड पर हंसते हुए कहा। अगर आप सबको मेरी ये न्यूज़ स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।